जी, आवाज आ रही है क्लियर? ये क्या था, ए बी, और ये क्या था, यहाँ क्या लिखा हुआ था? ए स्मॉल ए पे, ए बी पे जा रहा था, और बी पे ए पर ही था। बी क्या कर रहा था? नहीं नहीं, मैं एनएफए पूछ रहा हूँ, एनएफए, एनएफए पूछ रहा हूँ, एनएफए इस डी पे जा रहा था, ये डी पे जा रहा था, और ये नल था। अब जिनसे नहीं है वो कर लिया, एक दफा क्रॉस वेरीफाई कर लें, क्योंकि आई नीड टू मेक द ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन, ताकि हम ये समझ सकें कि वो वर्क कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने इसको कन्वर्ट किया। अब देखिए, कन्वर्ट करते हुए आप कितनी स्पीड से कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांजिशन टेबल की मदद से। वही पॉइंट मेरा था बस कि स्मॉल ए बी एंड ए बी यहाँ आया, ए बी का नल ए बी सी और ए सी, इन दोनों को यहाँ कॉपी कर दिया। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एबीसी का यूनियन लिया तो एबीसीडी आ गया, और एबीसी का यूनियन लिया तो डी आ गया। एबीसीडी और एसीडी को कॉपी कर लिया। एसी का यूनियन लिया तो एबीडी आ गया, एबीडी को यहाँ कॉपी कर लिया। ठीक है, और एसी का यूनियन लिया तो एडी आ गया, एडी को भी यहाँ कॉपी कर लिया। अच्छा, आगे बढ़े तो एबीसीडी का यूनियन लिया तो ए बी सी डी आ गया, और यहाँ पर आ गया ए सी डी। ए सी डी का यूनियन लिया तो एबीडी आ गया, ए सी डी का यूनियन लिया तो एडी आ गया, एबीडी का यूनियन लिया तो एबीसी आ गया, और एबीडी का यूनियन लिया तो एसी आ गया, एडी का यूनियन लिया तो एबी आ गया, और यहाँ पर ए आ गया। तो ये आपका ऑटोमेटा डीएफए का बन चुका। अब अगर आप फाइनल स्टेट देखें तो ये इनिशियल थी और ये फाइनल थी, तो जिसमें डी आ रहा है वो फाइनल है। तो देखिए, 4 फाइनल स्टेट है इसके अंदर। सिर्फ पॉइंट क्या था, पॉइंट समझाने का ये था कि आपकी फाइनल स्टेट, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कॉम्प्लिकेटेड जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम एनएफए बना लेते हैं उन क्वेश्चंस का, और फिर आराम से उनको डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप इसकी ट्रांजिशन ग्राफ बनाएं और क्रॉस वेरीफाई करें तो ये काम भी हो जाएगा। ये देखें, आपने एक स्टेट बनाई ए, और ए पे स्मॉल ए की ट्रांजिशन की, ए बी, और फिर ए पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन की यहीं पर। इसको इस तरह से करके समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ कॉपी कर लेंगे, नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आप थोड़ा सा परेशान रहें कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारा काम कर भी रहा है या नहीं कर। तो ए बी पर स्मॉल ए जा रहा है एबीसी पर, और ए बी पर स्मॉल बी जा रहा है एसी पर। इसी तरीके से ए सी पर स्मॉल बी जा रहा है एबीडी पर, इसी तरीके से ए सी पर स्मॉल बी जा रहा है एडी पर। इसी तरीके से एबीसी पर स्मॉल ए की ट्रांजिशन जा रही है एबीसीडी पर। तो एबीसीडी को अगर हम यहां बना दें, और एबीसी पर स्मॉल बी जा रहा है एसीडी पर, तो एसीडी यहां बनाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप ए बी
सी डी की ट्रांजिशन देखें तो एबीसीडी स्मॉल ए पर यहीं पर ही है, और एबीसीडी स्मॉल बी पर एसीडी पर जा रहा है, तो एसीडी इसी तरीके से एसीडी एसीडी स्मॉल बी पे जा रहा है एबीडी पर, स्मॉल ए पे जा रहा है एबीडी पर, और इसी तरीके से एसीडी स्मॉल बी पे जा रहा है एडी पर, और कहता है एबीडी, तो एबीडी स्मॉल बी पे ए पे जा रहा है एबीसी पर, और एबीडी स्मॉल बी पे जा रहा है एसी पर, एडी स्मॉल ए पे जा रहा है एबी पर, और एडी स्मॉल बी पे जा रहा है, स्मॉल ए पे जा रहा है बी पर, ए पर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होने के अलावा अगर हम फोकस करें कि भाई ये जो हमने बनाया है इसका लेआउट हमने कोई ओवरलैपिंग नहीं की, हम फाइनल स्टेट बनाते हैं कौन कौन सी, तो जहां जहां डी है वो फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, और ये फाइनल स्टेट है। वेरीफाई कर लें किसी भी एक फाइनल स्टेट को पिक करके, बी ए पर जा रहा है, ये किसी भी एक फाइनल स्टेट को पिक करके वेरीफाई कर लीजिए कि आपका ये ऑटोमेटा वर्क सही कर रहा है। किसी भी एक को पिक कर लेते हैं और ये देखते हैं कि उससे 2 ट्रांजिशन पहले स्मॉल ए मौजूद है। किसी भी फाइनल स्टेट पे जाएं उससे 2 ट्रांजिशन पहले ए होना चाहिए स्मॉल ए। देखें अगर मैं इसको पिक करूं तो इस पे जाने के जितने भी रास्ते हैं उससे पहले थर्ड लास्ट ट्रांजिशन पे स्मॉल ए होना चाहिए। देखें इस पे जाने के जितने रास्ते, जाने के, आने के नहीं, जाने के, इस पे जाने के, तो इस पे जाने का देखिए एक रास्ता ये है। उससे पीछे जाए तो ये देखें यहाँ पर स्मॉल ई लिखा हुआ है ए बी, ए बी, देख रहे हैं आप। इसी तरीके से इस पे जाने का कोई और रास्ता है, वो ये रहा ए बी, ए बी। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, दोनों में स्मॉल ए लिखा हुआ है। सही कह रहा हूँ गलत? क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है कि जो काम हमने एल्गोरिथम की मदद से किया है क्या वो काम सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा। सही कह रहा हूँ गलत? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाइए, वो तो आपने इसकी मदद से डिजाइन किया है, जो बना हुआ है इसको इंप्लीमेंट होने के बाद देखना। अब इस पे जाने के रास्ते देखें कितने हैं, तो इस पे जाने का एक ही रास्ता है, ये रहा। उससे 3 पहले देखें, ये देखें यहाँ पर भी ये लिखा हुआ, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ, ये देखें तो यहाँ क्या लिखा होगा ए बी और स्मॉल ए। डबल ए भी चेक करूं तो उससे क्या होगा, हम लोग चेक, ये लो डबल ए बी, तो ये गलत है ना, ये गलत हुआ है। इसमें एक चीज मैंने गलत लिखी है, इसमें क्या मसला है? हाँ एक्सेप्ट होगा, ये लो कर लो एक्सेप्ट, कर दो एक्सेप्ट, हो रहा है वो तो हो गई। पहले तो हम लोग ये चीज सही कर लेना कि हम ये बना रहे हैं तो उसमें वो गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो फिर तो कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर कॉपी करते हुए मैंने गलती कर दी है तो फिर तो कुछ एक्सेप्ट होगा नहीं ना, तो आप इसके अलावा कुछ वेरीफाई कर लें। अब ये 4 स्टेट क्यों बनी भाई? देखिए ये सोचने में जाए तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। इधर देखें ये 4 दफा फाइनल स्टेट क्यों बनी? अगर मैं 3 लोगों के कॉम्बिनेशन बनाऊं तो 8 बनते हैं। ए बी होना चाहिए, ए डबल बी होना चाहिए एंड सो। तो उसमें से 4 इन्होंने एक्सेप्टिंग वाले रखे हैं और 4 जो है वो रिजेक्टिंग वाले हैं। तो 4 एक्सेप्टिंग वाले यूनिक है, मतलब क्या है ये देखें, इन चारों को इसने अलग अलग जगह पे रखा है, देख रहे हैं सब में ए है, तो इन चारों को इसने अलग अलग जगह पे रखा है। बाकी ये जो बचे जिसमें बी आ रहा है थर्ड पे, इसमें देखें हो सकता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर पैटर्न ब्रेक हो चुका है, तो इसकी मर्जी है कि इनको कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन इन चारों को ये यूनिक जगह पे लेके जा रहा है। देखें अगर ट्रिपल ए होगा आखिर में तो कौन सी स्टेट पे जाएगा, ये देखें इस वाली पे हमेशा, ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये देखें ट्रिपल ए हमेशा एबीसीडी पे जा रहा है। क्लियर हो रही है बात?
जी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से डबल ए बी कहाँ जा रहा है इसको देख लेते हैं। डबल ए बी हमेशा ए सी डी पे जाएगा, कहीं से भी आए डबल ए बी यहाँ पर जाएगा। ये देखें ए बी ए बी ए बी, कहीं से भी जाए डबल ए बी इस पे जाएगा ए सी डी पर। इसी तरीके से ए डबल बी कहाँ जाएगा? ए डबल बी यहाँ पर हमेशा ए डी पर जाएगा। ये देखें ए डबल बी कहीं से भी जाए इस पे जाएगा। और इसी तरीके से ए बी ए डेफिनेटली फिर इस पे जा रहा होगा। ए बी ए, ये देखें ए बी ए कहीं से भी जाए इस पे जाएंगे। तो इसने हर किसी के लिए एक यूनिक स्टेट बना दी फाइनल के लिए। यही तरीका होना चाहिए कि जब आपके पास आंसर एक से ज्यादा जगह पे आ रहा है तो आप इसी तरीके से काम करते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए। कोई भी सवाल हो किसी का बता दीजिए, ताकि फिर हम उसको डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं, ताकि यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक श्योर कर लें कि यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है, वो कॉन्सेप्ट एनएफए का ही है, लेकिन वो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं। तो उससे पहले मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशंस। जब आप वो पढ़ लेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो एक चीज हम यहाँ पर थोड़ी सी छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, वो आएगी जरूर, लेकिन पहले रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आएगी। ठीक है, ये जो एनएफए होता है ये एक और तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, एप्सिलॉन एनएफए। अब एप्सिलॉन एनएफए क्या होता है कि जिसमें ये ट्रांजिशन अलाउ होती है कि दो स्टेट्स को आप विदाउट डूइंग एनीथिंग कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है नल ट्रांजिशन। नल ट्रांजिशन के एप्सिलॉन एक ट्रांजिशन बन गई है। अल्टीमेटली हमें डीएफए चाहिए, चाहे आप ये बनाएं या ये बनाएं। तो ये अब हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पढ़ेंगे हमें शायद ये बात समझ में ना आए। तो उसमें ये ट्रांजिशन अलाउ होती है, आपकी मर्जी होती है आप दो स्टेट्स को कनेक्ट कर दें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में समझ में आनी चाहिए चीजें। आपको जब तक एनएफए समझ में नहीं आएगा आप एप्सिलॉन एनएफए में क्या काम करेंगे। तो अल्टीमेटली इनका जो टारगेट है वो क्या है, देखें आपको चाहिए डीएफए, जो कि आपने पढ़ भी लिया। अब डीएफए से पहले आपने एक चीज पढ़ी एनएफए। अब एनएफए चाहे एप्सिलॉन हो या सिंपल हो, एनएफए आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने ये चीज कवर कर ली है, ये चीज आप पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एप्सिलॉन एनएफए की कन्वर्जन कैसे होती है। 2 मिनट का काम है। एक और चीज आती है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन सबसे आसान चीज। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना लें तो आप उसको एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आराम से। और अगर आप एनएफए में कन्वर्ट कर दें तो फिर आपने पढ़ा हुआ है कि एनएफए को डीएफए में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें डीएफए चाहिए। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। कि देखिए आपने पढ़ा रेगुलर लैंग्वेज, आपने पढ़ा कि एक चीज होती है रेगुलर लैंग्वेज। ऐसा ही है ना कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा एक चीज होती है रेगुलर लैंग्वेज। मतलब रेगुलर लैंग्वेज नहीं, जो आप पढ़ रहे थे वो रेगुलर लैंग्वेज के लिए काम कर रहे हैं। तो एक चीज होती है रेगुलर लैंग्वेज, जिसकी क्लास के बारे में हमने पढ़ना है, और हमने पढ़ा कि उसको एक्सेप्ट कौन करवाता है, डीएफए करवाता है। यही चीज हम पढ़ के आए कि रेगुलर लैंग्वेज जो होती है, हमने पहली क्लास में जो पढ़ा था, तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि रेगुलर लैंग्वेज होती है। अब हम अगर हम इसका थोड़ा सा मैप समझ लें सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज का, तो हमने रेगुलर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा और हमने ये कहा कि रेगुलर लैंग्वेज जो होती है उसको जनरेट करवाने के लिए हमने एक नाम सुना था। वो नाम क्या था? वो नाम था हमारे पास रेगुलर ग्रामर, जो कि हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए हमने एक चीज पढ़ी जो कि थी हमारे पास क्या, रेगुलर फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा में देखें तो फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरह के, विद और विदाउट, विद आउटपुट और विदाउट आउटपुट। तो आपने विद आउटपुट में ये दो चीजें पढ़ ली, डीएफए एनएफए। आप 7th वीक में पढ़ेंगे
मूरे मशीन और मीले मशीन, ये मैंने आपको बताया हुआ है शुरू में, ये वाली चीज कि आप ये दोनों चीजें पढ़ेंगे, मूरे मशीन, मीले मशीन, डीएफए, एनएफए। रेगुलर ग्रामर क्या है वो छोड़ दें, क्वेश्चन मार्क के, वो राइट लीनियर ग्रामर होती है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर होती है, बात की बात है, हमारे सिलेबस में शामिल भी नहीं। ये क्या है? एक्सेप्टर। ये क्या है? जनरेटर। एक और चीज है जो कि रेगुलर लैंग्वेज से एसोसिएट है, वो कहलाती है मैथमेटिकल, मतलब मैथमेटिकल ना क्या, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, रिप्रेजेंट करना, वो कहलाती है रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या कहलाती है? रेगुलर एक्सप्रेशन। तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन इज बेसिकली द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी लैंग्वेज, एनी रेगुलर लैंग्वेज। आई रिपीट, regular expression is mathematical representation of any regular language. Regular expression is basically the mathematical representation of any regular language. Got it? अभी क्या होता है, कैसे होता है, इसको हमें पढ़ना है। तो regular expression is basically the mathematical representation of any regular language. ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब जब भी कोई नई चीज पढ़ते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती हैं जो उसी में यूज हो रही होती है, उससे बाहर नहीं हो रही होती। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज बेसिकली द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रेगुलर लैंग्वेज। इज इट क्लियर नाउ? अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये फ्लो जो है समझ में आ गया, आपने ये पढ़ लिया है, ये कन्वर्ट हो सकता है, ये भी कन्वर्ट हो सकता है, ये भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? और इसमें एक और चीज है एप्सिलॉन एनएफए, तो क्या हमें पढ़ना है, वो जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा फिलहाल सब कुछ क्या था, फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए था। गॉट इट? क्लियर हो गई बात? सही, आगे बढ़ते हैं। अब रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि किसी भी लैंग्वेज को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा तो मुझे एक्सेप्ट करवाना है या रिजेक्ट करवाना है, सही है? अब मेरा टारगेट ये है कि किसी भी लैंग्वेज को मैथमेटिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मेरा फोकस उस पर है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन में जो चीजें होती हैं उनको लिख देता हूँ कि भाई ये चीजें होती हैं, और उनको हम समझ लेते हैं। जब हम समझ लेंगे तो फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना शुरू करेंगे। तो 4 चीजें हैं बेसिक किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन की, उन 4 से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। शॉर्ट फॉर्म में आर ही कहते हैं इसे, ठीक है? सबसे पहली चीज कहलाती है इसकी यूनियन। सबसे पहली चीज कहलाती है इसकी यूनियन। अब ये यूनियन क्या होता है सर? तो बेसिकली अब जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा उसको समझते हैं, ठीक है? यूनियन क्या है? यूनियन बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2। ये प्लस, बेसिकली आई एम यूजिंग प्लस फॉर यूनियन। R1 कैन बी एनी रेगुलर एक्सप्रेशन, R2 कैन बी एनी रेगुलर एक्सप्रेशन। R क्यों यूज कर रहा हूँ? R इज फॉर रेगुलर। R1 कैन बी एनी रेगुलर एक्सप्रेशन, R2 कैन बी एनी रेगुलर एक्सप्रेशन। हम दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को आपस में यूनियन कर सकते हैं। तो यूनियन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि फर्स्ट कर ले, मेरी एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है a प्लस बी, मैंने आपको बोला a प्लस बी, तो आप इससे क्या समझेंगे? a प्लस बी। जब भी मैं कोई रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करूंगा तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट सम लैंग्वेज। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैं आपको रिलेशन बता चुका हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन किस चीज की है, किस चीज की लिख रहा हूँ मैं? रेगुलर एक्सप्रेशन किस चीज की लिख रहा हूँ? किसी भी रेगुलर लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज की बात हो रही है, समझ में आ रही है बात? तो किसी भी रेगुलर लैंग्वेज की, अब जब मैं लिखूंगा ए प्लस बी तो आप ये समझ लेंगे किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है
ए और बी, या अगर मैं और फॉर्मली होके बोलूं तो इसकी लैंग्वेज में या तो ए आ सकता है या बी। ये अल्फाबेट्स की बात नहीं हो रही, ये अल्फाबेट्स की बात नहीं हो रही। इसका मतलब है इस लैंग्वेज में सिर्फ दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, या तो ए या तो बी, या तो ए या तो बी। या तो मतलब आप यहाँ से ए ले लें या बी ले लें, कोई एक चीज ले सकते हैं आप एक वक्त। आप इन दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हैं। या यूनियन का मतलब और है R1 और R2, R1 और R2, या तो R1 या तो R2, या तो ए या तो बी। तो इसका मतलब ये है। क्या ये बात समझ में आई? दोबारा रिपीट कर दूं एक दफा कि देखें, अभी तो आपने स्टार्ट किया है टॉपिक, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, हम बिलीव करते हैं कि इसमें जो अल्फाबेट्स है वो ए और बी है। तो यहाँ ए और बी लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ ए भी नहीं लिखा। इसका मतलब ये ए अभी। तो अगर मैं पूछूं इससे क्या क्या आपको स्ट्रिंग मिल सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर इससे या तो एक दफा ए मिल जाएगा या एक दफा क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज देख लेते हैं, फिर आपको इस सवाल का जवाब शायद अगर कोई और कंफ्यूजन हो तो मिल जाए। एक कहलाता है आपके पास कॉन्केटेनेशन, मतलब दो रेगुलर एक्सप्रेशन को आप आपस में कॉन्केट भी कर सकते हैं। दो रेगुलर एक्सप्रेशंस को आप आपस में क्या कर सकते हैं, कॉन्केट भी कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि R1 फॉलोड बाय R2, कि एक के पीछे एक लिख सकते हैं। There is a difference between R1 plus R2 and R1 followed by R2. It's something like that कि मैं लिख दूं उस्मान, उस्मान, उस्मान में 5 लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। मतलब U followed by S followed by M followed by A followed by M। हाँ, इसका मतलब ये है कि R2 पहले नहीं आ सकता, R1 ही पहले आएगा। मतलब U से पहले S नहीं आ सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर अगर मैं लिख दूं U प्लस S, तो आप U ले लें या S ले लें, इसका मतलब ये है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिखता हूं A B, इसमें जो सिर्फ अल्फाबेट बनेंगे वो बनेंगे A B, और इसमें जो स्ट्रिंग बनेगा वो A B बनेगा। गॉट इट? पॉइंट समझ में आ गया? क्या ये पॉइंट समझ में आ गया क्लास? अगर ये दो चीजें हमें थोड़ी बहुत समझ में आई हैं, तो क्या हम इस बात का जवाब दे सकते हैं? और डेफिनेटली देना चाहिए। अब इसको मैं अगर समझने की कोशिश करूं तो ये पूरी कहलाएगी R1, ये पूरी कहलाएगी R2, और इस पूरे पे मैंने लगा दिया है क्या, कॉन्केटेनेशन। सही है? ये पूरी कहलाएगी, सॉरी यूनियन, ये पूरी कहलाएगी R1, ये पूरी कहलाएगी R2, और इसमें मैंने लगा दिया यूनियन। तो इसका मतलब है या तो ए बी आ सकता है या सी डी आ सकता है। समझ में आ गई ये बात? और अगर मैं R1 के अंदर देखूं तो R1 के अंदर कॉन्केटेनेशन लगा हुआ है 2 पे। इसका मतलब है ए बी आ सकता है, बी ए नहीं है, ये ए बी है। समझ में आ गई ये बात? तो पहले हमने कॉन्केटेनेशन समझा इसके अंदर, और फिर यूनियन आ गया। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, अब यहां थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यहां से मैं R1 फॉलोड बाय R2। अब अगर R1 को वर्ड से देखूं तो R1 के अंदर पोजीशन चेंज, कॉन्केटेनेशन में इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, ए बी की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, सी डी की नहीं हो सकती। अब अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें R1 कह रहा पहले आएगा, R2 बाद में आएगा। R1 के अंदर ए और बी है, तो देखिए R1 से दो चीजें मिल सकती हैं। R1 से ए मिला और यहां से मिला मुझे सी, R1 से बी मिला और यहां से मिला सी। समझ रहे हैं बात? R1 से मिला ए, R2 से मिला सी, R1 से मिला ए, R2 से मिला डी, R1 से मिला बी, R2 से मिला सी, R1 से मिला बी, R2 से मिला डी। तो ये कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं यहां पर। अब यहां पर फोकस कर लें, इस सारे केसेस में R1 पहले आ रहा है, देखिए इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। R1 क्या होगा, वो यूनियन की वजह से चेंज हो सकता है, लेकिन R1 ही पहले आ रहा है।
तो कॉन्केटेनेशन अपनी प्रॉपर्टी पे फुलफिल हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसके अलावा एक दो और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आने चाहिए। तो यहां तक सबकी समझ में आ गया? यूनियन और कॉन्केटेनेशन समझ में आ गया। अब हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, वो कहलाता है क्लीन स्टार और क्लीन क्लोजर। क्लीन जो है ना, नाम था इस बंदे का जिसने ये सारे रूल्स बनाए थे। क्लीन, क्लीन स्टार या क्लीन क्लोजर, ये कहलाता है। देखें, आर क्लोजर या आर के ऊपर स्टार, ये मैं पहले बता चुका हूं कि किसी चीज पे स्टार होता है तो क्या मतलब होता है। यहाँ पर इनफैक्ट यही लिख देता हूँ, बल्कि यही सही है। आर क्लोजर, बताइए क्या मतलब था इसका? इसका मतलब था यूनिवर्सल तो था, लेकिन थोड़ा सा और मतलब था, मतलब चाहे नहीं पता, जीरो और मोर अकरेंस ऑफ आर, मतलब कि आर कैन बी राइट जीरो और मोर नंबर ऑफ टाइम्स। आपकी चॉइस है, आप आर को कितनी दफा लिखना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। इसका मतलब ये, आर क्लोजर का मतलब ये है कि जीरो और मोर अकरेंस ऑफ आर, कि आर को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, मतलब चाहे तो एप्सिलॉन लिखते हैं, चाहे तो आर को आप एक दफा लिखते हैं, चाहे तो दो दफा लिखते हैं। आर कैन बी एनीथिंग। अब फर्स्ट करिए ये लिखा हुआ है ए क्लोजर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए कैन बी राइट एनी नंबर ऑफ टाइम। अगर मैं जीरो नंबर ऑफ टाइम लिखूं ए को, तो इसका मतलब है एप्सिलॉन। अगर मैं एक दफा लिखूं तो एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, एंड सो ऑन। सिंपल सी लॉजिक क्या है? सिंपल सी लॉजिक ये है कि ए कैन बी कम एनी नंबर ऑफ टाइम, तो यू कैन पुट एनी नंबर इन प्लेस ऑफ स्टैटिक। अपनी मर्जी से आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं रन टाइम में। आप इसे को 10 दफा लेना चाह रहे हैं, आप ले सकते हैं। आप इसे को 6 दफा लेना चाह रहे हैं, ले सकते हैं। आप इसे को 5 दफा लेना चाह रहे हैं, 5 दफा ले सकते हैं। लेकिन स्टैटिक का मतलब ये है कि जीरो और मोर अकरेंस ऑफ टाइम। पॉइंट समझ में आ गया? अब अगर मैं इसको लिखूं इस पे, अगर मैं इसको लिखूं ए बी पर, तो मुझे बताएं कि इससे जो मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे क्या क्या मिल सकता है? स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में आएगा सबसे पहले एप्सिलॉन। सही है? और गलत लिखा हुआ है आपने। नहीं, वसीम का आंसर देख लें। आप पहले फोकस करें कि ये क्लोजर किस पे है, ए बी पर, और ए बी के अंदर क्या लिखा हुआ है? ए के बाद बी आएगा। तो आप ए बी की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि ए बी जो है वो जीरो और मोर नंबर ऑफ टाइम आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले एप्सिलॉन लिखा, अब आप इस ब्रैकेट को एक दफा ले सकते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? ए बी, तो आपने ए बी लिख दिया। आप पोजीशन थोड़ी चेंज करेंगे अंदर की। अब इस ब्रैकेट को दो दफा लेना है, एक दफा और दो दफा। अगर इस ब्रैकेट को तीन दफा लेना है, तो एक, दो, तीन। समझ में आ रही है बात? आप अंदर की प्रॉपर्टी को चेंज थोड़ी करेंगे अपनी मर्जी से। अंदर तो आपने कॉन्केटेनेशन पढ़ लिया ना, ये रहा बराबर में लिखा हुआ है। समझ में आ गई सबकी ये बात? मुझे जवाब नहीं मिल रहा पूरी क्लास से। अगर मैं आपसे ये पूछूं, तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इस ब्रैकेट को आप यूनिवर्सल नंबर ऑफ टाइम ले सकते हैं। तो अगर इस ब्रैकेट को मैंने एप्सिलॉन टाइम लिया तो एप्सिलॉन आ गया। अब अगर इस ब्रैकेट को मैं एक दफा लेता हूं, तो अंदर मेरे पास चॉइस है कि उस एक दफा में कुछ भी ले लो।
तो मैंने अगर ए लिया तो ए ले लिया, या फिर बी ले लिया तो बी ले लिया। अगर इस ब्रैकेट को मैं 2 दफा लेता हूं तो 2 दफा भी मेरे अंदर चॉइस है कि अंदर भी मेरे पास चॉइस है ए या बी की, तो ये सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ए बी के। वो जो आप पहले जवाब दे रहे थे कुछ लोग, वो यहां बन सकता है एंड सो ऑन, क्योंकि अंदर क्या लिखा हुआ है, ए और बी पे भी यूनियन है। पॉइंट समझ में आ गया? अंदर भी यूनियन लिखा हुआ है, तो आप जब इस ब्रैकेट को 50 दफा ले, आप इस ब्रैकेट को सोचे 50 दफा ले रहा हूं, तो 50 दफा में पहली दफा में ए ले लिया, दूसरी दफा में बी ले लिया, तीसरी दफा में फिर ए ले लिया, तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है इसका ए और बी का, क्योंकि इसमें ये कहलाएगी यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक है, सही है, समझ में आ गई बात? तो आपको समझ में आ गया कि क्लोजर का मतलब क्या होता है। अभी हम इसको मोर कॉम्प्लिकेटेड देखेंगे किसी भी लैंग्वेज के लिए, लेकिन हाँ होपफुली आपको क्लोजर समझ में आता है। एक और पॉइंट होता है, वो कहलाता है हमारे पास आर प्लस, ये कहलाता है क्लीन प्लस। इसका मतलब होता है 1 और मोर अक्रेंस ऑफ आर। इसका मतलब है कम से कम एक आर आना चाहिए। ठीक है, इसमें एप्सिलॉन शामिल नहीं होता। सही है, इसमें एप्सिलॉन शामिल नहीं होता, बिल्कुल काम वही है, सिर्फ एप्सिलॉन शामिल नहीं है। तो यू कैन राइट आर प्लस लाइक, ऐसे भी लिख सकते हैं आप आर प्लस को, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बाकी सब भी कंफर्म कर दें कि ये बात समझ में आई है आप लोगों की या नहीं आई, कि आर प्लस को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कम से कम एक आर आएगा, उसके बाद जीरो और मोर अक्रेंस ऑफ आर। तो ये एक्सप्रेशन भी ये एक्सप्रेशन भी मेक श्योर कर रही है कि आप कम से कम एक आर ले लें और उसके बाद आपके पास चॉइस है। ठीक है, तो पहले हम आर प्लस की जगह पे यही यूज करेंगे हमेशा, ये कॉन्सेप्ट हम आर प्लस को यूज करेंगे ताकि हम कम से कम चीजों पे रहें, हम ज्यादा कंफ्यूज ना हो। समझ में आ गई ये बात? आर प्लस यूज कर सकते हैं लेकिन हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिंपल 3 चीजों पे रहेंगे और उसके अलावा उन्हीं चीजों को उन्हीं चीजों की मदद से ड्राइव कर लेंगे, ताकि हमें नई नई चीजें इंसर्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। ये बात समझ में आ गई? एक और कॉन्सेप्ट कहलाता है आर क्वेश्चन मार्क, मतलब किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसका मतलब होता है आर और नथिंग। तो मतलब फर्ज करेंगे ए के साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब है आप ए ले लें या एप्सिलॉन ले लें। गॉट इट? अभी जरूरी नहीं है कि सिंगल हो, एक बहुत बड़ी रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके बाद भी एप्सिलॉन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, जैसे फर्ज करें ये यहाँ लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई एफ क्वेश्चन मार्क, या तो ये ले लें या क्वेश्चन मार्क मतलब एप्सिलॉन ले लें। आर कुछ भी हो सकता है, ये अपने दिमाग में बिठा लें कि आर का मतलब सिंगल नहीं है, आर का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा ही है, अगर मैं ए क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूं तो उसको ऐसे लिख सकता हूं, तो हम ये भी यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन मार्क वाली बात, हमें जहां जरूरत होगी हम ऐसे काम कर लेंगे। ये देखें यूनियन की मदद से बना दिया हमने, तो हम 3 ही पे रहेंगे ताकि हम ज्यादा कंफ्यूज ना हो। हम यूज कर सकते हैं, हमें कोई मना नहीं करेगा, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे ताकि हम 3 पे ही रहे, हमें ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत ना हो, ना हम ज्यादा चीजों के बारे में सोचें। तो अगर हमें ऐसी कोई जरूरत होगी तो हम ये काम कर लेंगे, ऐसी कोई जरूरत होगी तो हम ये काम कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली तो हम ये काम कर लेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बताइए। अब हम क्या करेंगे, हमने जो भी रेगुलर लैंग्वेजेस के फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए थे, उन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे।
जितने भी रेगुलर लैंग्वेज के हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए थे, जितनी भी लैंग्वेज हमने पहले पढ़ी है, उन सब के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। सपोज कर लें कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपना रजिस्टर खोल के बैठते हैं, तो आपके पास 50 सवाल आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। उन 50 सवाल के आपने डीएफए तो बनाए हैं, लेकिन उनमें से 20 के आपने सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो आप बाकी 30 की रेगुलर एक्सप्रेशन की ट्राई कर लें। क्योंकि एक रूल है, एक रूल क्या है, एक लॉ है, वो लॉ ये कहता है कि जिस लैंग्वेज का आपने फाइनाइट ऑटोमेटा बना दिया, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकती है। क्योंकि दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? रेगुलर लैंग्वेज को। इन तीनों का आपस में रिलेशन है। ये एक रूल है जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्लीनिस थ्योरम कहलाता है कि अगर आपने रेगुलर लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया है तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। अगर किसी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है तो वो लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है। अगर किसी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है तो वो लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है। अगर किसी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बन सकता है। वाइस वर्सा, फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाएगा तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है और रेगुलर लैंग्वेज है। तो इन तीनों को आपस में डाल लो। कोई एक चीज अगर आपको कंफर्म पता है तो बाकी दो चीजें भी हो सकती हैं। आपसे नहीं बनेगी वो अलग बात होगी, लेकिन बन सकती है। मैं आपसे बोलूं एक लैंग्वेज है जिसका आपने फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया है, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लाजमी बनेगी। आपसे नहीं बनेगी, वो आपकी स्किल्स का मसला है, वो मेरी स्किल्स का मसला है, लेकिन बननी चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया मेरा? ये क्लीन थ्योरम कहलाता है, जो कि हमें आगे पढ़ना है। हमें बोला जाएगा कि बताइए लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है, तो हम बहुत सारे तरीकों से पता कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि हम उस लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा बना लें या रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दें, तो वेरीफाई हो गया। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो बताइए। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए हम ये कर सकते हैं कि जिन लैंग्वेजेस पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे हैं या जिनके फाइनाइट जो मिसिंग है दोनों में, उन दोनों पे वो दोनों काम भी कर लें ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। समझ रहे? जैसे अभी मैंने एनएफए आपको सारे सवालों का नहीं बनवाया डीएफए के, आप उन सबकी प्रैक्टिस कर लें। जितने आपने डीएफए में लैंग्वेजेस की हैं उन सबकी प्रैक्टिस कर लें एनएफए में, और उनके कन्वर्जन कर लें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसी बात है, क्लास में अब हर टॉपिक के इतने सवाल नहीं हो सकते, बेस बनाना बहुत स्ट्रांग होती है। हमने तकरीबन 3.5 वीक्स तक डीएफए पढ़ा, इसीलिए कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें लैंग्वेज समझते में मसला नहीं होता। पहले मुझे आपको लैंग्वेज भी समझानी पड़ती थी कि इस लैंग्वेज का मतलब ये है, इस लैंग्वेज का मतलब ये है। अब हमें लैंग्वेज समझने में मसला नहीं होता, अब हम लैंग्वेज फौरन समझ लेते हैं, अब हम उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस यही है कि हमने डीएफए बहुत स्ट्रांग पढ़ा है। वर्किंग के हिसाब से पढ़ा तो एनएफए भी सही है, लेकिन हमें एनएफए में जल्दी इसलिए समझ में आ गया क्योंकि हमने डीएफए बहुत अच्छा समझा हुआ था। मतलब अच्छा इन सेंस के लेंथी समझा हुआ था, लेंथी वर्किंग की हुई। कोई सवाल है यहाँ तक का तो पूछ लीजिए। तो सवाल है? अच्छा, ये मीटिंग एंड हो रही है तो आप लोग 2-3 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए।